हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। चलिए आज हम आ चुके हैं क्लास 10th और इंटर के लिए, यानी जो बच्चे 12 के एग्जाम 2027 में देंगे और जो 10th के एग्जाम 2027 में देंगे उनके लिए व्याकरण लेकर। इससे पहले मैं मैथ पढ़ाता था और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाए हैं हम इसी चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं हिंदी व्याकरण, क्योंकि हिंदी व्याकरण वो टॉपिक है, अगर आपको हिंदी व्याकरण आ गया ना तो हिंदी में कभी भी आप फेल नहीं होइएगा। हिंदी में आराम से अच्छे से 50-55 अंक आराम से ला सकते हैं, क्योंकि 60 नंबर का क्लास 10th में या 12 में 60 नंबर का व्याकरण पूछता है और जो है 40 नंबर का आपके बुक से आता है। इसलिए व्याकरण बहुत मायने रखता है। और आज हम लोग पूरा जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं 2027 के एग्जाम में बिल्कुल बिंदास होकर व्याकरण को जितने प्रश्न आए पूरे प्रश्न को कवर करें, पूरे प्रश्न को कंसेप्ट से उसका उत्तर लिखें, उसका उत्तर दें, तो आपके लिए वीडियो है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण को। और मैं बता दूं, हिंदी व्याकरण ये पूरा जीरो लेवल से आज शुरू करेंगे और जीरो लेवल से बिल्कुल अंतिम तक, पत्र लेखन तक संपूर्ण हिंदी व्याकरण को हम पढ़ाएंगे आप लोग को। आज नहीं, ये 4-5 पार्ट में 4-5 वीडियो में हम लोग पूरा तरह से कवर करेंगे हिंदी व्याकरण को, जिसमें 60 नंबर का हिंदी व्याकरण होगा। ठीक है बाबू, तो चलिए शुरुआत करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम लोग 8 टॉपिक पे बात करेंगे। कितने बाबू? 8 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला होगा हमारा भाषा, उसके बाद वर्ण होगा, उसके बाद शब्द होगा, फिर संज्ञा होगा, फिर यहाँ पे देख रहे हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और काल। यानी 8 वो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, 8 वो पॉइंट को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसके बाद पार्ट 2 में इसके अगले टॉपिक आएंगे, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4, 5, 6, 7 तक करके हम लोग पूरा हिंदी व्याकरण को कवर कर लेंगे। ठीक है बाबू, चलिए तो बोलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है बाबू, चलिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, क्लास 10th के हैं या इंटर के हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो बच्चे 2027 में एग्जाम देने चाहते हैं और चाहते हैं एक अच्छे अंक के साथ हम पास हों। ठीक है बाबू, चलिए। तो यहाँ पे देखिए ये बच्चे हैं जो आपको 2026 के एग्जाम में उत्तीर्ण हुए हैं। ये चंदन कुमार है, ये अंकित कुमार, ये पल्लवी कुमारी, ये रवि मनु, और इसी तरह ये सारे टॉप 10 बच्चे हैं जो इस चैनल से पढ़ के अच्छे खासे अंक प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है बाबू, चलिए। तो आप भी चाहते हैं कि 400 पार या 300 पार आए तो आराम से हमारे चैनल के साथ जुड़िए और पूरे तैयारी कीजिए। इसके साथ सोशल साइंस भी आपको सब विषय हम पढ़ाएंगे। आपको इंटर का भी फिजिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है बाबू, और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, विलंब न करके हम लोग चलते हैं। अब शुरुआत हो गया हमारा व्याकरण। ठीक है बाबू, और यहां से पहला टॉपिक हम लिए हैं भाषा पे। क्या है? भाषा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली हम किसी बात को समझने के लिए भाषा चाहिए, किसी बात को समझने के लिए भाषा चाहिए, फिर उसका संकेत चाहिए या लिखित प्रमाण चाहिए, तभी भी हम किसी भाषा को समझ सकते हैं। किसी भाषा को समझने के लिए हमको 3 चीज अगर रहेगा, या तो संकेत के रूप में हम लोग समझ लेते हैं, नहीं तो लिखित रूप में, नहीं तो मुंह से बोलकर। ठीक है, इसीलिए भाषा जरूरी होता है। एक मनुष्य को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा चाहिए। भाषा जब तक नहीं होगा तब तक एक दूसरे के भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है बाबू, इसीलिए मैंने शुरुआत किया है भाषा से। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा। ठीक है, सबसे पहले भाषा से शुरुआत हम लोग करेंगे। तो भाषा की परिभाषा यहाँ पे मैं सब कुछ टाइप कर दिया हूं, ताकि मेरा अक्षर जो है थोड़ा भी नए है ना डिजिटल बोर्ड, इसीलिए अभी उतना अक्षर नहीं बैठता, इसीलिए मैं टाइप कर दिया हूं, ताकि आप अच्छे से इससे फुल नोट्स बना लीजिएगा। पूरा नोट्स बना सकते हैं आप इससे। ठीक है ना, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये मेरा पूरा दवा है। ठीक है, चलिए। तो जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिख कर, ठीक है ना, बोलकर व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। मतलब वैसे वो माध्यम होता है जो हमारे और आपके बीच, हम जो बोल रहे हैं आप वो समझ रहे हैं, ठीक है, या आप जो बोलिएगा हम समझ जाएंगे। तो हमारे और आपके बीच कौन सा माध्यम है? तो भाषा का। और दोनों भाषा एक है। ऐसा बात नहीं है कि आप इंग्लिश बोलिएगा हम हिंदी बोलेंगे तो ताल्लुक हो जाएगा, नहीं। भाषा सेम होना चाहिए। या तो दोनों आदमी इंग्लिश बोल के समझ जाएं, या दोनों आदमी हिंदी बोल के समझ जाएं, या दोनों आदमी संस्कृत बोल के समझ जाएं। ठीक है, तो भाषा का एक ही लैंग्वेज होता है, मतलब एक क्या होता है, माध्यम होता है जो एक ही होता है। या तो संस्कृत अगर हम बोल रहे हैं तो आपको संस्कृत समझ में आना चाहिए, तभी हम लोग का भाषा का या विचारों का आदान प्रदान होगा। ठीक है बाबू,
तो चलिए ये हो गया। उसके बाद दूसरे शब्दों में अगर कहे, ठीक है ना, तो भाषा के द्वारा मन के विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। आदान प्रदान आप लोग समझ में करते हैं, आदान प्रदान मतलब लेन देन। मतलब जब तक भाषा हम लोग नहीं समझेंगे तब तक आपके भावनाओं को, आपके विचारों को हम नहीं पढ़ पाएंगे, आपसे हमारी आवश्यकता पूरा नहीं होगी, आपसे हम कुछ कह नहीं पाएंगे, ठीक है बाबू। वही आदान प्रदान होता है, मतलब लेन देन, ठीक है ना। भाषा के ही माध्यम से तो लेन देन होता है। जैसे मान के लिए हम आपसे कुछ मांगते हैं तो फिर आप हमारे भाषा को समझिएगा तभी तो दीजिएगा ना, या आप हमसे कुछ मांगिएगा, हमसे कुछ कहिएगा तो आपके भाषा के हम समझेंगे तभी तो उसको, उस जरूरत को पूरा कर पाएंगे ना। इसीलिए कहा जाता है, ठीक है ना, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है भाषा। क्या है? अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है भाषा। भाषा को 3 रूप में व्यक्त किया जाता है। कितने बाबू? भाषा को 3 रूप में व्यक्त किया जाता है। एक मौखिक, मौखिक मतलब मुंह से बोल के, क्या होता है? मुंह से बोल के। आप देखिएगा जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है उनका मुंह है तो बोल लेते हैं, ठीक है ना। उनके विचार या उनके मुंह जो एक अच्छे शब्द उत्पन्न कर रहे हैं, या कुछ लोग जो होता है तोतला होते हैं या पागल होते हैं, तो संकेत के रूप में क्या करते हैं? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को किसी दूसरे को समझाते हैं, ठीक है। तो एक तो मौखिक बोलकर, दूसरा का जो है लिख कर, और तीसरा का जो है संकेत करके। जैसे आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो मुंह बंद करके इस तरह कहिएगा आजा, तो समझ जाएगा कि आप हमको बुला रहे हैं। इस तरह कहिएगा तो समझ जाएगा कि लिखने को बोल रहा है, ठीक है। वही बात है, यानी भाषा को हम लोग लिखकर, बोलकर या संकेत के रूप में समझ जाते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं अगले पेज में। यहाँ पे देखिए, अब आते हैं यहाँ पे भाषा, अगर आप समझ गए तो अब आता है यहाँ पर व्याकरण। क्या आता होगा? व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण कह रहा है, व्याकरण उस ग्रंथ को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाता है। अब व्याकरण कहिएगा सर व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्याकरण के जितने भाषा है उतना व्याकरण है। सभी भाषा का अलग अलग व्याकरण है। जैसे अभी हम लोग जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में आप पढ़िएगा तो इंग्लिश ग्रामर पढ़िएगा, उर्दू में पढ़िएगा तो उर्दू अलग है, संस्कृत का व्याकरण अलग है, जो सहचर आता है संस्कृत का वो अलग है। यानी प्रत्येक भाषा का व्याकरण जो अलग अलग है। अब व्याकरण पढ़ लीजिएगा ना तो उस भाषा के आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या समझ सकते हैं। यानी किसी भी भाषा का अगर व्याकरण आप पढ़ते हैं तो उस भाषा को, अगर रोमन में भी कोई भाषा है तो उसका भी व्याकरण है, अरबी में भी है तो अरबी का भी व्याकरण है, ठीक है। यानी हर भाषा का, जितने भाषा है धरती पर, उसका सबका अपना अपना व्याकरण है। उस व्याकरण को आप पढ़ते हैं तो आराम से आप उसको लिखना, बोलना, ठीक है, और उसको क्या किए? पढ़ना सीख जाइएगा, ठीक है। चलिए अब आ रहा है लिपि। क्या है? भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यानी जिस ढंग में आप लिखते हैं वही आपका लिपि होता है। हर भाषा का अपना अपना लिपि भी होता है, ठीक है ना। जैसे हर भाषा का अपना अपना व्याकरण होता है, उस तरह हर भाषा का अपना अपना लिपि भी होता है, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे देखिए, जैसे संस्कृत और हिंदी को हम लोग देवनागरी में लिखते हैं। क्या है? हिंदी और संस्कृत को हम लोग क्या चीज में लिखते हैं? देवनागरी में, ठीक है। और अंग्रेजी को रोमन में लिखते हैं, और फिर उर्दू को फारसी में लिखते हैं। क्या है? उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब व्याकरण के खंड है, यानी पाठ, अलग अलग व्याकरण को बांटा गया है ताकि अध्ययन आसानी से किया जा सके। नहीं तो अगर संपूर्ण व्याकरण एक ही में अगर कर दिया जाएगा तो फिर अध्ययन में थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए छोटे छोटे खंड में इसको बांट दिया गया है व्याकरण को, ठीक है बाबू। जैसे एक में जो है वर्ण विचार है, उसके बाद शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार, ये सब जो है व्याकरण के खंड है। अगर जिसको इसमें जिसका आप अध्ययन कीजिएगा, जैसे आज हम लोग वर्ण विचार और शब्द विचार और वाक्य विचार, इतना को अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और बाकी ये सब जो है अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है बाबू। चलिए तो समझ में आ गया इतना? बोलिए, इतना तो समझ में आ गया ही गया होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पेज में। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ गया वर्ण हमारा। क्या है? वर्ण विचार, यानी वर्ण हमारा यहाँ पे आ गया है। अब जो है पहला टॉपिक हमारा होगा वर्ण। और वर्ण से जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में संख्या को लिखने के लिए अंक चाहिए होता है, और अंक आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यानी टोटल अंक जो है आपके 10 दिए जाते हैं। उसी तरह हिंदी व्याकरण में भी आपको टोटल जो वर्ण है कितने होते हैं? 52 होते हैं, 42, यानी 52 वर्ण होते हैं। और इन्हीं 52 वर्णों से आप हिंदी भाषा को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है बाबू। इन्हीं 52 वर्णों से, वही बात है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। तो क्या कर रहा है?
भाषा की मूल ध्वनि या ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहते हैं। यानी भाषा का वह मूल ध्वनि जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, बचपन में आप पढ़े हैं, छोटा वाला व्याकरण में दिया जाता है कि जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, या ये भी देता है कि हिंदी भाषा के सबसे छोटी इकाई जिससे शब्द का निर्माण होता है वही वर्ण है। वहां पर भी आप वर्ण पढ़े होंगे और यहाँ पर भी वर्ण है, और यहाँ पर लिखा है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यहाँ पर भी लिखा है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है बाबू, यहाँ पर भी लिखा है। चलिए अब वर्णमाला। वर्णमाला, माला का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा वर्ण जो है जुटा होता है वही वर्णमाला है। ठीक है, जैसे आपसे कोई कहा जाए, ठीक है ना, कि क क्या है, तो क को आप कहिएगा वर्ण है, क्या कहिएगा, क को वर्ण है। लेकिन यही क ख ग घ, ठीक है ना, अंग, फिर च, फिर छ, फिर ज, इसको इस तरह वर्ण के रूप में, इसको माला के रूप में मिला जाता है, इसको बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं, वर्णमाला। ठीक है ना, वर्णमाला मतलब वर्णों का माला वर्णमाला है। यानी सभी वर्ण को आप गूंथ के पहन लीजिएगा तो उसको बोलिएगा माला। यानी एक से ज्यादा जब वर्ण मिलते हैं तो वर्णमाला का निर्माण होता है। ठीक है बाबू, वर्णमाला उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है क्या है, वर्णमाला है। ये जो है कितना है, वर्णमाला है, क्योंकि इसमें वर्णों का अब कर रहा है, वर्णों के, ठीक है, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध, एक क्रम के रूप में, जैसे क ख ग घ अंग च छ, ज भी आएगा, ठीक है ना, उसके बाद झ भी आएगा, फिर य भी आएगा। यानी क्रमबद्ध तरीका में, एकदम क्रमबद्ध। यानी क के बाद ख आना चाहिए, तो फिर ख के बाद ग आएगा, ग के बाद घ ही आएगा। ठीक है ना, ई ना कि क के बाद डायरेक्ट आप अंग लिखिएगा, तो ये वर्णमाला नहीं हुआ। क्रमबद्ध यानी क्रम के रूप में आपको जब पहनिएगा या पढ़िएगा या समझिएगा तो वही होता है वर्णमाला। ठीक है बाबू, चलिए अब यहाँ पे दिया है आधुनिक हिंदी व्याकरण में, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अभी हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, यानी जो संपूर्ण व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या है, आधुनिक व्याकरण है। क्या है बाबू, आधुनिक व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक व्याकरण में कुल जो वर्ण जो है 42 यानी 52 है। कितने वर्ण है बाबूगा, कुल जो है 52 वर्ण है। क्या है, 52 वर्ण है। इन्हीं 52 वर्णों से हम लोग हिंदी व्याकरण यानी आधुनिक हिंदी व्याकरण को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब चलते हैं अगले पेज में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है वर्णों के प्रकार। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग वर्णों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, ठीक है ना, वर्णों के प्रकार अलग अलग है। एक जो है स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण आपका टोटल जो होता है 11 होता है। कितना होता है, 11। अ आ ई उ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हर्षई और दीर्घई, जब हर्षई से दीर्घई आप बोलिएगा थोड़ा जोर दीजिए, जैसे अ आ ई उ ए, थोड़ा जोर देना है। मतलब उच्चारण में जैसे हर्षई से दीर्घई जब बोला जाता है ना, तो उसके उच्चारण में दुगुने समय लगते हैं, मतलब दुगुने जो है आवाज दिया जाता है। ठीक है बाबू, चलिए दूसरा, बाकी सब तो बहुत बच्चे आराम से पढ़ते हैं, अ आ ई उ, इस तरह नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ना है और फिर इसको पढ़ना है आ ई उ फिर री, फिर ए ओ इस तरह पढ़ना है। थोड़ा क्या है, लाउडली में बोलना है उसमें। ठीक है ना, दुगुना समय लगता है। ये टोटल जो होते हैं स्वर वर्ण आपके 11 होते हैं। कितना होते हैं बाबू, स्वर वर्ण टोटल 11 होते हैं। ठीक है बाबू, बहुत गर्मी है, चला, ठीक है ना, गर्मी बहुत है, जीवन में बहुत संघर्ष है बाबू। ठीक है ना, मेहनत करने के लिए, ठीक है ना, आपको हर पल, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो या बरसात हो, यूट्यूब पर मेहनत करना होता है, तभी जाके सक्सेस होइएगा, नहीं तो नहीं होइएगा। ठीक है, चलिए, तो आप जो स्वर वर्ण समझ गए, स्वर वर्ण टोटल 11 होते हैं। वहीं उसी तरह स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो हमारे स्पर्श होता है मुंह के अंदर, तो इसका उच्चारण होता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये टोटल 25 है। क वर्ग में क ख ग घ अंग तक आते हैं 5 गो वर्ण। क्या आते हैं, क ख ग घ अंग। अगर क वर्ग कोई कहेगा तो आप समझिएगा क ख ग घ अंग, ठीक है ना, यानी 5 गो। फिर च छ ज ज इ ट ठ ड ढ अ त थ द द न
पफ दबो म, ये टोटल 5 गो है, और 5 गो में एगो में 5 गो, एगो वर्ग में 5 गो वर्ण होता है, तो 5 10 15 20 25, ठीक है ना, आराम से हो जाएंगे आपका 25 गो वर्ण। ठीक है बाबू, चलिए अब जो है यहाँ पे अंतः अस्त वर्ण, यानी य र ल व, ठीक है ना, ये अंतः अस्त वर्ण है जो 4 होते हैं। उसी तरह उष्म व्यंजन यानी तलाबे से मूर्धन से दंत से और ह, ये भी कितना होते हैं, 4 गो होते हैं। ठीक है ना, इस पर भी ध्यान देना, ये भी कितना होता है, 4 गो होते हैं। ठीक है बाबू, अब देखिए यहाँ पर संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में छत्र त्र ज्ञान और श्र, इसमें ये जो है ना तलाबे स और र है, जिसको हम लोग सरा बोलते हैं। जैसे श्री आपको लिखना है तो श्री तो यही इसी से न लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन जैसे ड और ढ आएगा, ठीक है ना। फिर अयोग वाह व्यंजन, अयोग या व्यंजन अन और अ होता है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इस टोटल को अगर जोड़िएगा तो टोटल 52 पहुंच जाएंगे। इस 11 को जोड़िए, 25 को जोड़िए, इस 4 को, इसको 2 को, इस 2 को और इस 4 को जोड़िएगा तो टोटल हो जाएंगे आपको, टोटल बन हो जाएंगे 42, यानी टोटल बन 52 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 52 हो जाएंगे। तो आप समझिएगा कि हाँ ये टोटल 52 बन हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना अभी तक? चलिए अब चलते हैं इसके अगले पेज में बाबू। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है स्वर वर्ण के प्रकार। क्या है बउआ? स्वर वर्ण के प्रकार अब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्वर वर्ण के प्रकार। ठीक है बाबू, यहाँ पे कह रहा है मूल स्वर। मूल स्वर में अ आ ई उ ए ओ आता है, ये मूल स्वर है। उसके बाद संयुक्त स्वर। संयुक्त मिस क्या होता है? संयुक्त मिस होता है मिलन, मिलना। मतलब दो को मिल के जब एक होता है तो उसको बोला जाता है संयुक्त हो गया, संयुक्त हो गया। संयुक्त मिस होता है मिल जाना। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पे जैसे ए जो मिला है अ और ए से मिलकर बना है, फिर अ जो मिला है अ और ओ से मिलकर बना है। तो देखिए संयुक्त है क्योंकि दूगो से मिलकर ये बना है, इसीलिए इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। ये भी दूगो से एगो मिला है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। मतलब दूगो से मिलकर एगो बनना संयुक्त स्वर है। ठीक है बाबू, और फिर कह रहा है मूल स्वर के दो भेद होते हैं। कौ भेद? दो भेद होते हैं मूल स्वर के। मूल स्वर के कौ भेद? दो भेद। एक होता है हर्ष व एक होता है दीर्घ। एक आप सुने हैं हर्षई, एक होता है दीर्घ। जैसे हर्षई बोलिएगा तो ई, दीर्घ बोलिएगा तो ई। मतलब थोड़ा उसमें लाउंड, मतलब दुगुना समय लगता है। क्या लगता है? दुगुना समय। अब देखिए हर्ष व स्वर आपको यहाँ पे अ ई उ री होता है कि उच्चारण में कम समय लगते हैं। क्या लगते हैं? कम समय लगते हैं। ठीक है, वही जो दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में आपका आ आता है, ई आता है, उ ए ओ ओ। अब देखिए इसके उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगता है कि नहीं? मतलब दुगुने समय लगता है। क्या लगता है बउआ? दुगुने समय लगता है। क्या लगता है? दुगुने समय लगता है। ठीक है, बोलिए समझ में आ गया ना? यानी क्या लगता है? दुगुने समय लगता है। अब चलते हैं इसके आगे। ठीक है बाबू, चलिए यहां पे कह रहा है स्वर वर्ण के प्रकार। क्या है? स्वर वर्ण पढ़ना है। स्वर वर्ण के प्रकार तो उधर पढ़ भी किए थे, ठीक है ना। अब स्वर वर्ण पढ़ना है, फिर उसके कौन कौन आया है, कितने कितने, ये सब बायोडाटा लिया जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है स्वर वर्ण उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है। देखिए जैसे ये सब का आप उच्चारण कीजिएगा ना, तो इसमें कोई वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, किसी वर्ण का सहारा आप नहीं लेना। जैसे आप बोल रहे हैं तो इसमें किसी दूसरा वर्ण, वहीं अगर कहिएगा क, तो क में क और अ दोनों आ रहा है कि नहीं, तो व्यंजन वर्ण हो जाएगा। जैसे बोलिए ख, तो ख में ख अ दोनों आ रहा है ना, तो हो जाएगा व्यंजन वर्ण। लेकिन यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं स्वर वर्ण की। स्वर वर्ण क्या होता है? इसमें आप जब इसको बोलिएगा ना, तो इसमें दूसरा वर्ण का सहारा नहीं लिया जाएगा, यानी बिना किसी दूसरे वर्णों के सहारा से ही आप इसको बोल सकते हैं स्वर वर्ण को। ठीक है, जैसे बोलिएगा अ आ ई उ री ए ओ। देखिए तो इसमें कोई दूसरा वर्ण नहीं आया। वहीं कख जब भी पढ़िएगा व्यंजन वर्ण, तो उसमें ये स्वर वर्ण की सहायता से उसको बोला। जैसे बोलिएगा क, तो क में क अ लास्ट में आ रहा है कि नहीं? जैसे बोलिएगा क आ रहा है ना, तो वही हुआ। अब यहाँ पर जो है बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से इसका उच्चारण, यानी इसका उच्चारण स्वयं होता है। क्या होता है? स्वयं होता है। ठीक है ना, उससे व्यंजन, व्यंजन कर रहे हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे आ गया व्यंजन वर्ण। अभी हम लोग स्वर वर्ण पढ़ रहे हैं, उसके उच्चारण में किसी का सहयोग नहीं है, खुद उसका उच्चारण होता है, स्वयं होता है। लेकिन जो आप इसको जब आप पढ़िएगा व्यंजन वर्ण को, तब व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण के सहायता से होता है। इसमें स्वर वर्ण जरूर है, जैसे क एक व्यंजन वर्ण है, जब कहिएगा क तो इसमें अ आ रहा है कि नहीं, तो वही बात है, इसमें हमेशा स्वर वर्ण के सहायता से व्यंजन वर्ण बोली जाती है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे कह रहा है, जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के सहयोग से होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी स्वर के सहायता से आप बोलिए, या जिसका उच्चारण स्वर वर्ण के सहायता से होता है, वही जो है आपका व्यंजन वर्ण है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। जैसे में यहाँ पे देखिए कह, यर, ल, ह, ये सब है इत्यादि। ठीक है, अब कह रहा है संयुक्त व्यंजन। जैसे संयुक्त स्वर पढ़े थे, वहां पर आप लोग पढ़े थे ना, ए और औ संयुक्त स्वर था। अब यहाँ पे संयुक्त व्यंजन पढ़ना है। संयुक्त व्यंजन मतलब जो दूगो से मिलकर एगो बना है, संयुक्त। यहाँ पे जैसे आपका छत्र, देखिए क और स से बना है, फिर त्र, त और र से बना है, ज और य से बना है ज्ञान, स और र से बना है स्र। ठीक है, तो ये जो है चारों जो है आपको क्या है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मतलब दूगो से मिलकर एगो बना है। ठीक है ना, वही होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है बाबू, आगे बढ़े, चलिए अब चलते हैं अगले पेज में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब कह रहा है वर्णों का उच्चारण स्थान। ये बहुत वीवीआई पॉइंट है, ये जो है आपको बहुत वीवीआई पॉइंट है। ठीक है बाबू, ये आपके एग्जाम में पूछता है। क्या है, एग्जाम में ज्यादा पूछता है, ये एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, ये जो है एग्जाम में ज्यादा पूछता है। ठीक है, ये तो इसको हमेशा याद, कंठ किसको बोलते हैं, जैसे क वर्ग, फिर अ, आ, ह, जिसको हम लोग कंठ या वर्ण बोलते हैं। जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसे कंठ या वर्ण बोला जाता है। ठीक है, जैसे इसमें क वर्ग आएगा, जैसे क ख ग घ ई, इसका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, आप बोलिएगा, देखिए क ख, देख रहे हैं ना, ये कंठ से उच्चारण हो रहा है कि नहीं इसका। ठीक है, तो इसको बोल के भी आप महसूस कर सकते हैं कि किसका उच्चारण कहाँ से हो सकता है। बहुत कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उच्चारण से नहीं पकड़ाता है। कुछ ऐसा वर्ण है जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको रट लीजिए, यहाँ से रट लीजिएगा तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए जैसे तालु से होता है च वर्ग, और हर्षई दीर्घई य और तलाबे स, इसको तालाब्य वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालाब्य वर्ण। जिसका तालु से उच्चारण होता है उसे तालाब्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है बाबू, चलिए फिर मृदा, ट वर्ग का उच्चारण, और र, फिर जो है आपको ये जो है री और तराबे स, यानी मूर्धन स। ठीक है ना, और इसको बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, फिर दंत से होता है त वर्ग का, फिर ल और स, इसको हम लोग दंत्य वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दंत्य वर्ण, यानी जिसका उच्चारण दांत से होता है। क्या होता है, दांत से होता है। ठीक है ना, ऊंट, प फ ब भ म, फिर उ, इसको ओठ से क्या बोलते हैं, ओठ से बल बोलते हैं, कि इसकी उच्चारण जो है ओठ से हो रहा है। क्या हो रहा है, ओठ से हो रहा है। ठीक है बाबू, चलिए फिर नासिका, जो नाक से होता है, ये नासिका नाक से होता है। जैसे न, म, और य, अंग, नासिका से हो रहा है कि नहीं, नाक से बोला जाता है इसको। ठीक है ना, इसको बोलते हैं नासिक्य वर्ण। ठीक है बाबू, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता होगा तो आप दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि जो भी अगला वीडियो हम अपलोड करें, ठीक है ना, तो आप आराम से उसे पढ़ लीजिए। और इसे पूरा नोट आप बना लीजिएगा। क्या बनाइएगा, नोट बनाइएगा, नोट बनाइए, नोट जरूर इसे बना लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि फुल नोट है। क्या है, फुल नोट है। समझ में आ रहा है ना, ये पूरा फुल नोट ही आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, ये पूरा फुल नोट है। ठीक है, इसीलिए इसको समझना और लिखना और हमेशा याद करना बहुत जरूरी है। जब तक आपके एग्जाम 2027 न बीत जाए तब तक इसको ध्यान में रखना है। ठीक है बाबू, चलिए अब यहाँ पे आ गए हम लोग शब्द विचार पे। किसमें आ गए बाबू, शब्द विचार में। अब पढ़ेंगे हम लोग शब्द विचार। तो शब्द कर व्याकरण के जिस भाग में शब्द का भेद, ठीक है ना, अवस्था और उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। यानी जिसमें शब्द के बारे में पढ़ा जाए, शब्द क्या है, शब्द के प्रकार,
शब्द के भेद, ठीक है ना, फिर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द के क्या अवस्था है, ये सब का अध्ययन कीजिएगा शब्द विचार में। क्या कीजिएगा? शब्द विचार में ये सब का अध्ययन कीजिएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए अब कह रहा है शब्द, कह रहा है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे जो शब्द आपको मिला है ये जो है सार्थक शब्द, क्या इसका मतलब आप समझ रहे हैं? सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है, क्या होता है बताइए? सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो, कुछ ना कुछ माने हो, जिसका, ठीक है ना, जिसका, ठीक है ना, कुछ न कुछ, क्या बाबू? कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, ठीक है ना, मतलब हो, ठीक है ना। सार्थक, सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ मतलब होता है, उसी को क्या बोलते हैं? सार्थक बोलते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, थोड़ा देखिए कलम गिर गया है। चलिए ठीक है। चलिए तो सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कुछ ना कुछ अर्थ सही होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्थक। जैसे दो या दो से वर्ण अगर कह दिया, जैसे दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, सार्थक मेल से, यानी वर्णों की सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे कहा जाए क प्लस ल, तो ये होता है आपका कल। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कल मतलब आने वाला या बीता हुआ, ये कोई मतलब समय बता रहा है, ठीक है ना। वहीं कहा जाएगा घ और र अगर मिलेगा, क्योंकि ये वर्ण है, ये भी वर्ण है, दो गो वर्ण मिलके एगो इस शब्द बना रहा है। ये दोनों क्या है? शब्द है। क्या है वो? ये दोनों जो है शब्द है। समझ में आ गया? ये दोनों क्या है? शब्द है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि नहीं बताइए? कल का मतलब समझ गए, घर का मतलब समझ ही गए, घर मकान, ठीक है। अगर कुछ ऐसे वर्ण का हम मेल कर दें, जैसे कह दें र प्लस घ, क्या होता है? रग। रग का मतलब कुछ होता है बताइए? तो कुछ ना, रग का मतलब कुछ ना होता है, तो ये शब्द नहीं है। क्या है? ये शब्द नहीं है। इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे सार्थक मेल इसीलिए मिलाया गया है कि इसका मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब तक मतलब नहीं होगा तब तक वो शब्द नहीं होगा, ठीक है बाबू। जैसे कहा जाएगा क म ल, कमल, तो इसका मतलब वही लिख देंगे ल क म, लकम। इसका मतलब कुछ होगा? नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं होगा, तो ये शब्द नहीं है। और कमल, कमल एक फूल है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसको महसूस कर रहे हैं कि हाँ कमल का आकृति आकार ऐसा होता है, ठीक है ना, इसको महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसको लकम क्या होता है? कुछ ना, लकम का मतलब कुछ ना, ठीक है। तो ये शब्द नहीं होंगे, ठीक है ना, ये शब्द नहीं। भले ही वर्ण मिले हैं, इसमें भी ल क म वर्ण है 3 गो, लेकिन सार्थक मेल नहीं है, यानी सही मतलब इसका नहीं है। तो इसका मतलब ये वर्ण नहीं है जब तक, सॉरी वर्ण कर रहे हैं, शब्द नहीं है। जब तक वर्णों का सही मेल नहीं होगा तब तक शब्द नहीं होगा, ठीक है बाबू। तो हमेशा याद रखना है, शब्द का निर्माण कब होता है? जब वर्णों का सही मिलन होता है, तभी शब्द का निर्माण होता है। और सार्थक मिलन मतलब जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो, ठीक है बाबू। चलिए जैसे यहाँ पे कुछ नीचे शब्द है, जैसे घर है, तो घर का मतलब आप समझ रहे हैं। कमल का मतलब बालक का मतलब आप समझ रहे हैं, लड़का। सीता का मतलब सीता नाम है लड़की का, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द जो है एक शब्द है। क्या है? शब्द है, ठीक है बाबू। चलिए अब इतना हो गया, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले पेज में। चलिए ये ले लिया वो। अब यहाँ पे कह रहा है शब्द। अब तो पढ़ लिया हम लोग शब्द, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्द जब हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, तो शब्द के प्रकार को पढ़ेंगे, उत्पत्ति के अनुसार, रचना के अनुसार, बनावट के अनुसार, ठीक है ना, सब सबके मतलब पढ़ेंगे, ठीक है ना। और सब जानेंगे कि कहाँ पर किसका यूज होता है, कौन से वर्ण को, कौन से शब्द को, कौन से कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये सब जानकारी पढ़ा। जैसे उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होता है। कौन कौन होगा? शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्सम, तद्भव, एक होता है देशज और विदेशज। 2 जो है इसका अगला पेज में है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है हिंदी व्याकरण में, सॉरी हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जो हिंदी व्याकरण है ना, वो संस्कृत के जो मूल शब्द होता है वही होता है तत्सम। जैसे जगत, ठीक है ना, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि, इत्यादि है यहाँ पर, ठीक है ना, इत्यादि, इत्यादि, ठीक है। चलिए अब जो है तद्भव, यानी तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या बोलते हैं? तद्भव कहते हैं, बिगड़ल रूप इसका। जैसे आग, फिर है कुबड़ा,
फिर कर्पूर इत्यादि, ये सब है जो बिगड़ा रूप है। क्या है? बिगड़ा रूप है, ठीक है ना, हिंदी का। चलिए अब यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे देशज और विदेशज। देखिए 4 गो होता है ना, तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज, 4 गो होता है, 2 गो उधर है, 2 गो यहाँ पर है। और देश की बोलचाल में पाई जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। जो देश की बोलचाल में, जैसे पगड़ी, लुटिया, डिबिया, आप लोग देखिए हमारे देश में कुछ ऐसे शब्द हैं जो बोला जाता है। ये पगड़ी, पगड़ी जो सर पे बांधते हैं हमारे देश का है। लुटिया जिसको लोटा होता है जिसमें पानी वगैरह पीते हैं, ठीक है। डिबिया जिस यानी दीपक होता है जिसको हम लोग जलाते हैं अंधेरे में, प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए, वो सब। जैसे डिबिया हो गया, फुनगी हो गया, तेंदुआ हो गया, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया। इसे बहुत ऐसे शब्द हैं, ठीक है ना, जो हमारे देश की बोलचाल के भाषा में पाया जाता है। आप लोग देखिएगा जब आम आदमी बोलता है, ठीक है ना, तो उसके भाषा में मिलेगा ये सब शब्द, ठीक है। चलिए अब वही है विदेशज। क्या है? विदेशज। और है जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जैसे विदेशज में आ जाएगा आपको अरबी आ जाएगा, फारसी आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा, सॉरी संस्कृत तो हमारे ही देश का है, ठीक है ना। अंग्रेजी आ जाएगा जो दूसरे देशों का है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे है जैसे हॉस्पिटल में आ गया, हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, आराम हो गया, इनकार हो गया, मोहब्बत, हुक्म, मेहमान, ये सब जो है आपको अरबी के शब्द, ये सब है, ये सब जो है आपको अरबी के शब्द मिलेंगे, ठीक है ना। यानी इसका भी जन्म दूसरे ही देश में हुआ है, ठीक है ना। ये सब जो है अंग्रेजी के शब्द है, जो अंग्रेजी यानी इंग्लैंड से आया हुआ अंग्रेजी है, तो ये विदेशी का शब्द है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ पर अब पढ़ेंगे हम लोग रचना की दृष्टि से या बनावट, रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के प्रकार, ठीक है। यानी बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होता है। कौ प्रकार के? 3 गो। एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, एक होता है युग रूढ़, मतलब 3 गो होता है, ठीक है ना। कब? रचना और बनावट की दृष्टि से, ठीक है बाबू। चलिए अब कह रहा है रूढ़, यानी जिन शब्दों को खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कुछ ऐसे शब्द है जिसको अलग अलग कीजिएगा तो उसका मतलब क्या, अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे आप कहिएगा पेन, ठीक है ना, पेन। जैसे आप कहिएगा कलम, पेन हटाइए, पेन तो इंग्लिश है, कलम, कलम को अलग कीजिएगा यानी कल प्लस म, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, ये म मतलब ये कुछ नहीं है। वही है जैसे यहाँ पे कान है, कहती है कान, तो इसको अलग कीजिएगा का प्लस न, तो ये कुछ नहीं, इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो यही कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्या है बाबू? कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूढ़। जिसको खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकले उसे रूढ़ शब्द बोलते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अब यहाँ पे देखिए यौगिक। अब आया कौन आ गया बाबूगा? यौगिक आ गया, ठीक है ना। यौगिक यानी ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने होते हैं और जिनका सभी खंड सार्थक होता है। सार्थक माने सही अर्थ, जैसे उसको अलग भी कीजिएगा तो सही अर्थ। जैसे घोड़ा सवार, घोड़ा और सवार, यानी घोड़ा पर घोड़ा का जो चालाता है उसको बोलते हैं घोड़सवार, ठीक है। उसके बाद विद्यासागर, विद्यासागर, ठीक है, विद्यासागर मतलब स्कूल वगैरह, विद्यालय हो गया। फिर जो है विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ठीक है ना। विद्या का अलग अर्थ हो गया, विद्या माने लिखाई पढ़ाई, आलय माने हो गया घर, ठीक है। तो इसको जब आप खंड कीजिएगा, हिम प्लस आलय हिमालय, हिम माने होता है बर्फ, आलय माने घर, इसको भी अलग कीजिएगा, हिमालय को, विद्यालय को अलग कीजिएगा, तो ये सब का अर्थ सही सही निकलेगा। इसको तोड़िएगा फिर भी इसका पूरा अर्थ सार्थक हुआ। यहाँ पे क्या कर रहा है? मेल से बने हैं जिनका सभी खंड, खंड माने टुकड़ा, ठीक है ना, क्या है? सार्थक। सार्थक माने जिसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। चलिए अब पढ़ना है योग रूढ़। क्या होता है? योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या कर रहा है? ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है वो जो है आपको योग रूढ़ है, ठीक है ना, वो सब है योग रूढ़, ठीक है ना। जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है वो सब है योग रूढ़, ठीक है बाबू। चलिए जैसे यहाँ पे लंबोदर, दशानंद, चंद्रशेखर, ठीक है। दशानंद आप लोग समझते हैं रावण को बोलते हैं, जिसका 10 गो आनंद मैंने भुजा होता है उस दशानंद है, ठीक है, दशानंद। उसके बाद है लंबोदर, गणेश जी को बोलते हैं, ठीक है ना। इस चंद्रशेखर किसको बोलते हैं? चंद्रशेखर शायद शंकर भगवान को बोलते हैं, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। चलिए ये जो है विशेष अर्थ को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, विशेष अर्थ को
ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। अब रूपांतर के दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होता है। कथी बबुआ? अभी तो हम लोग बनावट और उत्पत्ति रचना की दृष्टि से देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रूपांतर की दृष्टि से शब्द, यानी रूपों में अंतर। रूपांतर का मतलब होता है रूपों में अंतर होता है। ठीक है बाबू, रूप में अंतर जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रूपांतर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे रूपांतर में विकारी हो गया, अविकारी हो गया। रूपांतर में कौन कौन होगा? विकारी और अविकारी शब्द होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं रूपांतर की दृष्टि से शब्द के प्रकार। एक है विकारी, यानी जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते रहता है, यानी सबके अनुसार बदलते रहते हैं इसका रूप, जिसको रूपांतर शब्द बोलते हैं, यानी विकारी शब्द होता है। ठीक है, जो रूप उनका लिंग के अनुसार, वचन के, कारक और पुरुष के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, और ऐसे शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे शब्द कितने प्रकार के होते हैं बउआ? 4 प्रकार के। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो है आपको विकारी शब्द के प्रकार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, समझ में आ गया ना? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 गो होता है जो विकारी शब्द होता है। ठीक है, अब आता है अविकारी शब्द, जिनके रूप नहीं बदलते हैं, वो अविकारी शब्द कहला। जिनका रूप कभी नहीं बदलता, एकदम फिक्स रहता है, वो कभी नहीं बदल। लेकिन लिंग जो है, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका रूप बदलता रहता है। ठीक है ना, वो होते हैं विकारी, और जिनका रूप नहीं बदलता वो होते हैं अविकारी। ठीक है, चलिए तो ये शब्द ये भी 4 प्रकार। एक होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। ठीक है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है बाबू, बोलिए, बढ़े आगे। चलिए अब चलते हैं इसके अगले पेज में, हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे संज्ञा पर। किस पे बात करेंगे? संज्ञा पे बात करेंगे। ठीक है ना, संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को, जो भी नाम है, जितने नाम है, जितने वस्तु का नाम आपको इस धरती पर दिखाई सुनाई देता है, या रखते हैं, या दिखाई देता है, या सुनते होंगे, ठीक है ना, वो सब संज्ञा है। या जितनी सभी वस्तुएं हैं, वो सभी वस्तु तो संज्ञा है। इस रूम में जितना चीज दिख रहा है, सब संज्ञा है। आपके रूम में जितना चीज दिख रहा है, सब संज्ञा है। ठीक है बाबू, वही बात है। जैसे हो गया राम, कृष्ण, कमरा, भारत, बिहार, मिठास, जो भी है, आप जितने चीज सुने हैं ना नाम इस धरती पर, वो सब संज्ञा है, यूं समझ लीजिएगा बस। अब संज्ञा को भेद 5 को भेद होता है। ठीक है ना, जैसे एक में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना, फिर समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। 5 को हो गया संज्ञा। इसका जो है यहाँ पे परिभाषा नहीं है, क्योंकि 10th लेवल पे आप पहुंच गए हैं, तो आप समझ जाइएगा। द्रव्यवाचक जो जिसको नापा या तौला जा सकता है, जो द्रव्य, जैसे दूध, दही, घी, ठीक है ना, चावल, आटा, बालू, ये सब द्रव्य में आता है। समूहवाचक जो समूह में हो, ठीक है, जो समूहों में हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समूहवाचक। ठीक है, जैसे मान लीजिए सभा हो गया, ठीक है ना, सभा हो गया, सभागार हो गया, ठीक है ना, ये सब समूह में हो गया। जैसे चाबी हो गया, ये सब समूह में होता है। ठीक है, फिर व्यक्तिवाचक, जिसका प्रश्न, ऐसे व्यक्तिवाचक जिसका नाम रखने सिर्फ उसी का बोध होगा। जैसे पटना अगर कहा जाएगा, तो पटना एक शहर है, दूसरा कोनो पटना तो नहीं है, नहीं। जैसे गंगा नदी का रखा जाएगा नाम, गंगा जब कहेंगे तो आपको गंगा नदी ही समझिएगा, गंगा माँ ही समझिएगा। उसके अलावा कोई आपके दिमाग में आएगा? नहीं आएगा। हिमालय पर्वत, हिमालय का नाम रखेंगे तो केवल आपको हिमालय पर्वत ही दिमाग में आएगा। ये नहीं कि हिमालय पर्वत का नाम रखे तो आपको दूसरा कुछ समझ में आए, किताब को भी समझ में आ जाएगा, नहीं। तो पर्सनल जिससे एक का बोध हो, वही व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है ना, जब पर्सनल एक का होगा, फिक्स रहेगा, तो वही होगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पर हो गया भाववाचक, जिसमें भाव हो, जैसे ईमानदारी है, बुढ़ापा है, बेईमानी है, सच्चाई है, अच्छाई है, बुराई है, जिसमें भाव जो प्रकट करे। इसको भाव को देखा नहीं जाता है, उसको महसूस किया जाता है। भाववाचक संज्ञा को देखना नहीं जाता है, उसको क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। ठीक है, अवस्था है एक। ठीक है, फिर द्रव्यवाचक पहले ही समझा दी, इसको मतलब नापा या तौला जाता है। ठीक है ना, ये सब द्रव्यवाचक है। ठीक है बाबू, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया सर्वनाम। क्या आ गया? सर्वनाम। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। और नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या है? अगर किसी का नाम आप ले रहे हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए, ठीक है ना,
जिसे मेरा नाम संतोष सर है, क्या है, संतोष सर एक शिक्षक हैं, क्या है, एक शिक्षक हैं, ठीक है। वह जो है गणित तथा विज्ञान, ठीक है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान, हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो आया संतोष सर, ये तो हो गया, मतलब क्या हो गया, संज्ञा हो गया। संतोष सर क्या हो गया, संज्ञा हो गया। लेकिन यहाँ पे जो वह शब्द आया है, वह शब्द, यही जो है सर्वनाम है, क्या है, यही जो है क्या है, सर्वनाम। नाम के बदले, देखिए यहाँ पर भी मेरा नाम लिख सकते हैं, संतोष सर गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं, तो संतोष सर यहाँ पर भी लिखेगा, फिर यहाँ पर भी लिखेगा, तो वाक्य अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए यानी संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या कर रहा है, नाम के बदले क्या कर रहा है, नाम के बदले जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ठीक है, जैसे मैं, आप, तुम, हम, वे लोग, ठीक है ना, वे सब, ठीक है ना, तुम लोग, ठीक है, तुम दोनों, ये सब। अगर हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, कितने होगा, 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है 6 सर्वनाम का चर्चा किया गया है, ठीक है ना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं, और होते हैं कितना, 11 मतलब ये सब सर्वनाम है, मैं, आप, हम, तुम, वह, वे, ठीक है, वे सब, वे लोग, तुम सब, ये सब टोटल मिलके 11 गो होते हैं। लेकिन इसका भेद जो है 6 गो होता है। कितना होता है, भेद 6 गो होता है। आपके एग्जाम में आ सकता है सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो 6 याद रखिएगा। फिर सर्वनाम कितने होते हैं, तो ये 11 हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, एक में आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष है मैं, आप, वह, हम, वे लोग। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, यह वह हो सकता है। और निश्चय सर्वनाम, जिसका कोई निश्चय नहीं, जैसे कौन, क्या, ठीक है ना, कैसे, कौन, कहाँ, कुछ, ठीक है, थोड़ा, ये सब हुआ अनिश्चय। उसके बाद है संबंधवाचक, जो सर्वनाम संबंध कराता है, ठीक है ना, संबंध। जैसे, ठीक है ना, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है, ठीक है ना, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है, संबंध करा है ना, जो खेल रहा है भाई है, ठीक है। जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो मेरा भैया है, ठीक है। ऐसे संबंध ही बनाता है, संबंधवाचक जो क्या करता है, संबंध बनाता है, ठीक है। जैसे राम का पुस्तक, ठीक है, यानी जो पुस्तक है वो राम का है, तो का यहाँ पे संबंध बना दिया कि नहीं, तो वही बात है, संबंध, ठीक है। अब जो निजवाचक, जो निश्चय होता है, स्वयं, खुद, आप, जो एकदम निजी होता है अपना, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक, जो प्रश्न करता है, कौन आया, कहाँ गया, क्या खाया, क्यों आया, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये सब प्रश्न कर रहा है ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही सब होगा, ठीक है बाबू। चलिए, जब आप व्याकरण का अध्ययन किया, आप व्याकरण एक खरीद लीजिए और उसमें से भी पढ़िए अच्छा से, वहां से इसको मिलाइए, फिर कंपेयर कीजिए, फिर पता चलेगा आपको ये कितना कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है बाबू। चलिए, अब पढ़ना है विशेषण के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए, एडजेक्टिव अब बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे चलिए विशेषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता मतलब क्या होता है, विशेषता किसी के बारे में बताता है, जैसे अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, ठीक है ना, बूढ़ा, जवान, यंग, काला, गोरा, ठीक है। ये सब तो विशेषता है, किसी व्यक्ति के अंदर विशेषता होता है कि नहीं, ठीक है। हर किसी के पास अपना अपना विशेषता, कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, तो कोई गोला है तो कोई काला है, कोई लंबा है तो कोई नाटा है, कोई बूढ़ा है तो कोई जवान है, ठीक है बाबू। ये सब होता है कि नहीं विशेषता, वही बात है। जैसे राम काला है, वह सुंदर है। अब जो ये काला जो है ये क्या है, आपका विशेषण है। यहाँ पे सुंदर जो है क्या है, विशेषण है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया काला और सुंदर क्या है, विशेषण है, ठीक है, बताया गया। अब है विशेष्य। विशेषण जिस शब्द का विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी विशेषण जौना शब्द का विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहेंगे। जैसे यहाँ पर राम और वह की विशेषता बताई गई है, अतः राम और वह क्या है, विशेष्य। यहाँ पर क्या है, राम काला है तो काला हो गया विशेषण, ठीक है ना, और राम हो गया विशेष्य, ठीक है। उस तरह यहाँ पे वह हो गया विशेष्य और सुंदर हो गया विशेषण। यानी जिसका विशेषता बताया जाता है वही विशेष्य है,
और विशेषता क्या है, वो तो विशेषता हईल है, इससे सुंदर विशेषता है, ठीक है ना। लेकिन वह का बताया जा रहा है कि वह सुंदर है, तो वह जो हो गया विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया। इस तरह यहाँ पे राम विशेष्य और काला विशेषण हो गया, ठीक है बाबू। बोलिए, यहाँ पे लिख देता है विशेष्य, विशेष्य, ठीक है। यहाँ पे सॉरी विशेष्य, विशेष्य का गलत है, सॉरी बाबू, विशेष्य, ठीक है। और ये हो गया आपका विशेषण, विशेषण, ठीक है। इस तरह आराम से आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो विशेष्य और विशेषण समझ में आ गया ना। चलिए, और जो है यहाँ पर देखिएगा, अब नीचे है प्रति विशेषण, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रति विशेषण है। यानी जो विशेषण के, जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताता है वही प्रति विशेषण है। जैसे यहाँ पे काला एक शब्द है, सुंदर, सुंदर एक शब्द है, काला एक शब्द है, ठीक है, जो विशेषता बताते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब क्या रहा है, विशेषण के 4 गो भेद है। कौन बाबू? 4 गो भेद। यहाँ पे चारों भेद बताया गया है, आप लोग पढ़ लिए। गुणवाचक विशेषण, जो गुण बताता है कि काला है कि गोरा है कि मोटा है कि ईमानदार है कि बेईमान है। फिर जो है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक मतलब कितना है, जैसे 10 kg है कि थोड़ा है कि कम है कि ज्यादा है, ठीक है, आधा है कि पूरा है, वो होता है परिमाण बताता है। 2 किलो है कि 4 किलो है कि आधा है कि 200 ग्राम कि 400 ग्राम, परिमाण बताता है, ठीक है। फिर है संख्यावाचक विशेषण, जो संख्या बताता है, 2 रुपया है कि 4 दिन है कि 10 दिनों का है कि 20 kg है, ठीक है ना, कि 500 बच्चे हैं कि 200 बच्चे हैं कि 10 शिक्षक हैं कि 10 गो किताब है, और है मतलब संख्या ही आपको बताएगा, ठीक है। उसके बाद है सर्वनामिक विशेषण, कोई पुस्तक यह वह न का सर्वनामिक जो सभी में आ जाए, ठीक है, ये सब। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, जिसे गिना जा सके उसे संख्यावाचक और जिसे नहीं गिना जा सके उसे परिमाणवाचक। यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिसको नहीं गिन सकते उसको परिमाणवाचक। नहीं गिन सकते मतलब जिसको केवल तौल सकते हैं, माप सकते हैं, जैसे दूध, चावल, घी, ठीक है ना, मक्खन, ठीक है, आटा, ये सब हो गया, ठीक है बाबू। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं क्रिया में। किसमें चलते हैं? क्रिया में, ठीक है। अब जो है क्रिया कर रहा है, जिस क्रिया से किसी कार्य का होने या करने का बोध होता है, जैसे खाना पीना, रोना सोना, जो भी ऐसे शब्द ले जिससे किसी कार्य का करने या होने का, जैसे रोना, तो रो रहा है वो, खाना खा रहा है, मैंने कोनो ना कोनो काम कर रहा है ना, या जिसके अंत में ना आता है वो सब क्रिया है। जैसे ना, खाना पीना, रोना सोना, जाना, पीटना पिटाना, घूमना फिरना, पढ़ना देखना सुनना, सबके अंत में ना आ रहा है ना, ये सब क्रिया है। क्या है? ये सब क्रिया है, ठीक है बाबू। चलिए, जैसे इसमें देखिए, सबके अंत में ना आ रहा है ना, तो सबके अंत में ना आ रहा है कि नहीं, तो ये सब क्या है, और भी हम जो बताए हैं वो सब भी क्रिया है। यहाँ पे क्रिया के जो मूल जो होता है, जैसे इसमें चल, जैसे चलना का होता है चल, पाना का पा, हंसना का हंस, देखना का देख, ये जो मूल होता है, मूल से बनता है क्रिया। जैसे चल, चल क्रिया नहीं है, ये मूल धातु है। अब इसमें ना जोड़िएगा तो हो जाएगा चलना, पा नहीं है फिर पाना, हंस नहीं है हंसना होगा जाएगा क्रिया, ठीक है बाबू। चलिए अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा क्रिया का प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब क्रिया के कौ भेद है? 2 गो। एक होता है सार्थक क्रिया, यानी जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सार्थक क्रिया कहते हैं, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट हो, कर्म हो, ठीक है ना, अर्थात जिस क्रिया के साथ कोई कर्म हो या कर्म की संभावना होता है। जैसे हरि आम खाता है, तो आम जो है क्या है? कर्म है, खाने का काम करता है हरि, लेकिन क्या खाता है? आम। वह लिखता है, लेकिन वह क्या लिखता है? तो पत्र वगैरह लिखता होगा। इसमें जो है पत्र लिखने की संभावना है, ठीक है ना, इसमें क्या है? पत्र लिखने की संभावना है। समझ में आ गया ना। तो अब ये जो है आप समझिएगा कि जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, कर्म होगा, वही सब क्या है? क्रिया है। समझ में आ गया ना। चलिए, अब वे सब क्रिया है, लेकिन कौन क्रिया है? तो सकर्म। इसमें क्या है? सकर्मक, मतलब कर्म के साथ। इसका मतलब होता है कर्म के साथ, कर्म के साथ। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, जिसमें कर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, इंग्लिश में आप ऑब्जेक्ट समझते हैं, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वही होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अब है अकर्मक। अ का मतलब होता है नहीं, जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है, जैसे बालक सोता है,
ठीक है ना, वह हंसता है, ठीक है ना, वो हंसता है। तो अब क्या हंसता है ये कोई बता सकता है? सोता है तो क्या सोता है? नहीं ना, इसमें आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्ट की संभावना बनबे नहीं करता है, कर्म की संभावना बनबे नहीं करेगा, ठीक है बाबू। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। यहाँ पर देखिए जैसे कुछ और प्रमुख क्रियाएं हैं, जैसे सहायक क्रिया, यानी मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रिया सहायक होती है वो सहायक क्रिया है। जैसे वह खाता है, मैं पढ़ता था, तुम जा रहे हो, ठीक है ना। ये सब जो मुख्य क्रिया में सहायता होता है, क्या है इसका नाम, मतलब है सहायक क्रिया। जो मुख्य क्रिया को सहायता देता है, सहायता प्रदान करता है, वो सहायक क्रिया है, ठीक है बाबू। चलिए जैसे इसमें है, था, रहे हो सहायता है, ठीक है ना। जैसे इसमें है हो गया, ठीक है ना, फिर था हो, फिर यहाँ पे हो है, था और हो, ये सब क्या है सहायक क्रिया, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ठीक है। ये सब जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना इंग्लिश में, वही यहाँ पे है, हो, था, थे, ये सब जो है सहायक वर्ब है, यानी सहायक क्रिया, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है त्रणार्थक क्रिया, यानी जिस क्रियाओं से इस बात का बोध है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरणा करता है। ये वे क्रिया है जैसे दूसरे से काम करवाने की प्रेरणा दी जाती है, कभी दूसरे से, जैसे लिखावना, ठीक है ना, क्या है लिखावाना, उसके बाद उठवाना, ठीक है, उसके बाद है पढ़वाना, यानी इसमें सामान्यतः वाना लगा रहता है लास्ट में, वाना। जैसे वो पत्र लिखवा रहा है, ठीक है ना, वो सामान ढोवा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्रियाएं जो दूसरे से कराया जाएगा, खुद नहीं किया जाएगा, दूसरे से कराया जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं इसके अगले पेज में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पूर्वकालिक क्रिया, यानी जब किसी क्रिया को करने में पूर्व ही कोई क्रिया किया जा सके, यानी पूर्व ही अनुमान, जैसे वह खाकर सो गया, यानी पहले ही वो क्रिया हो चुकी है पूर्व में। जैसे वह खा के सो गया, इसका मतलब वो पहले ही खाया है, सो भी गया है। वह पढ़कर सो गया, ठीक है ना, वह जाकर खा लिया, यानी पहले ये तय हो चुका है, ठीक है ना। अब आप दूसरे से वो कह रहे हैं, दूसरे के सामने उसके बारे में आप कह रहे हैं, तो ये होता है, क्या होता है पूर्वकालिक क्रिया, जिसका जो है समय कालिक का मतलब तो समय, जो जिसका समय पूर्व में ही फिक्स हो चुका है, ठीक है। जैसे इसमें खाना और दौड़ना पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। चलिए बाबू आगे बढ़े, बोलिए। अब चलते हैं अगले पेज में। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग आ गए काल में। किसमें आ गए? काल में, ठीक है बाबू। किसमें आ गए हम लोग? काल में आ गए, ठीक है। चलिए तो ये जो है आज का हमारा अंतिम टॉपिक होगा, काल जो होगा अंतिम टॉपिक होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे काल जो है कह रहा है क्रिया जिस रूप में समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, यानी क्रिया को समय के रूप में जब आप यूज कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, तो वो काल हो जाएगा। जैसे वह जा रहा था, वर्तमान काल हो गया। वह दौड़ रहा था, भूतकाल। वह क्या है, हम लोग स्कूल जाएंगे, ठीक है, भविष्य काल। यानी काल तीन प्रकार का होता है। कौन होता है बउआ? काल जो है तीन प्रकार के। एक ऐसा काम होता है जो हम लोग भविष्य हम करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप लोग अच्छे से एग्जाम पास कीजिएगा, ये भविष्य का बात हो रहा है, तो ये भविष्य क्रिया हो जाएगा। क्या है? भविष्य काल हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा हूं, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। और वहीं आप लोग स्कूल गए थे, ठीक है, या आप लोग को मैं पढ़ाया था, ये पीछे के समय के बात हो रहा है, तो ये भूतकाल है, कहती है भूतकाल है, ठीक है ना। जिससे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कहते हैं, उस तरह आपको होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। चलिए अब कह रहा है काल के तीन भेद हैं। वर्तमान काल, यानी जिससे क्रिया वर्तमान में हो रहा है, जो अभी हो रहा है, वो वर्तमान काल है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वह लिख रही है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, ठीक है, वह सो रहा है। वर्तमान में जो अभी हो रहा है वही वर्तमान काल हुआ, ठीक है। वर्तमान क्रिया का प्रयोग उसमें हुआ है। और वर्तमान काल के भी कौ भेद होते हैं बउआ? तीन गो भेद होते हैं। क्या है? वर्तमान काल के तीन गो भेद होते हैं, जबकि इंग्लिश में आप चार गो पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? चार गो पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में आप कौ गो पढ़िएगा? तीन। एक सामान्य वर्तमान, यानी इससे वर्तमान में होने वाले सामान्य क्रिया का बोध होता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, वह जाता है। और संदिग्ध वर्तमान, इसमें वर्तमान में होने वाली क्रिया
में संदेह का बोध होता है। क्या है? संदेह का बोध होता है। जैसे वह गया, वह पढ़ा, संदेह के रूप में आपको कह रहा है वह गया, पता नहीं गया होगा कि नहीं, बस गया है, मंजिल तक पहुंचा है कि नहीं, ठीक है ना, बस अनुमान से आप कह रहे हैं, संदेह लगा के बोल रहे हैं, ठीक है। फिर तंत्कालिक वर्तमान, इसमें तुरंत या लगातार होने का बोध होता है। जैसे वह पढ़ रहा है, ठीक है ना, वह क्या है? पढ़ रहा है, वह जा रहा है, आप खा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें जो है क्या है, क्या कर रहा है? तत्कालिक वर्तमान, जो अभी हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं ना आपके सामने, आप पढ़ रहे हैं, पता नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मैं तो देख नहीं रहा हूं, लेकिन आप हमको इस मोबाइल में जब देखिएगा तो मैं पढ़ाता नजर आऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मोबाइल में, ठीक है ना, जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उस समय मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, लाइव तो चल नहीं रहा है ना, ठीक है। चलिए, लाइव अगर देखना है, अगर आपको अब लाइव देखना है, अगर क्लास 10th के मैथ और साइंस पढ़ना है लाइव में, तो 8 बजे जुड़िए। लाइव में 8 बजे आके पढ़ाता हूँ, 8 बजे से 9 बजे तक, 9:30 तक वहां पे बिहार बोर्ड का मैथ में पूरा एकदम 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाता हूँ, ठीक है बाबू। तो लाइव अगर पढ़ना है तो 8 बजे से आप आ सकते हैं। अब दूसरा का जो है भूतकाल है। क्या है बबुआ? भूतकाल है दूसरा का। अब भूतकाल में जिसे किसी कार्य के होने पर समय बीत जाने का बोध होता है, यानी जो पहले हो चुका है। जैसे हम लोग स्कूल गए थे, वह आया था, वह खाना खाया था, मेरे पिताजी बाजार गए थे, ठीक है ना, यानी पहले ये इसमें क्रिया समाप्त हो चुका है, अब उसका कोई नामो निशान नहीं है, बस पहले के बात आप बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। जैसे वह पढ़ता था, ठीक है ना, हम लोग जा रहे थे, मैं लिखा था, यानी इसमें जो है हमेशा आप जब भी बात कीजिएगा तो बीते हुए समय का ही बात कीजिएगा, ठीक है ना। वही भूतकाल, जिसको इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भूतकाल के भेद, आप लोग भूतकाल के भेद जानते हैं। भूतकाल के कौ भेद है? यहाँ पर 6 भेद है। क्या है? भूतकाल के 6 गो भेद है। कहो 6 गो, जबकि पर वर्तमान काल के हम लोग 3 गो पढ़े थे, यहाँ पे 6 गो। अब अगर सामान्य भूत, इसमें क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध होता है। जैसे मैं सोया था, सोया, वह खाई, वह देखा, मैं आया, आप गए, आप पढ़े, यानी ये जो है समाप्त हो गया है क्रिया। अब आसन क्रिया, क्या है? आसन हो, इसमें तुरंत समाप्त होता है। जैसे मैंने देखा, अभी लग रहा है देखा है, मैंने देखा है, मैंने खाया है, वह सोया है, वह लिखा है। इसका मतलब आप अभी 10 मिनट 5 मिनट पहले देखे हैं उस क्रिया को करते हुए उसको। वह खा रहा था तो आप देखे हैं कि वह खाया है, ठीक है, और वह बोल रहा है नहीं खाया है, और आप देखें, आप कह रहे हैं नहीं ये खाया है। इसका मतलब तुरंत आप देखे हैं। फिर है संदिग्ध भूत, मतलब इसमें क्या है? संदेह होता है। क्या है? संदेह होता है। जैसे वह सोया होगा, मैंने लिखा होगा, ठीक है ना, इसमें संदेह के, मेरे पिताजी बाजार गए होंगे, मैं खाया था, खाया होगा, ठीक है ना। चलिए, ये सब होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है पूर्ण भूत, उसका अगला जो है 6 होता है ना, तो चौथा 5वां यहाँ पे दिया है, छठा। इसमें कह रहा है क्रिया पूर्ण समाप्त हो जाती है। जैसे उसने पत्र लिखा था, ठीक है ना, मैंने देखा था, वह सोया था, इसमें पूर्ण हो गया क्रिया, अधूरा नहीं है। फिर अपूर्ण, वह क्या है? वह रो रहा था, ठीक है ना, वह पढ़ रहा था, यानी आप देखे थे वह रो रहा था, पता नहीं अभी तक वो रो रहा है कि चुप है, ये नहीं दिख रहा है। वह पढ़ रहा था, इसका मतलब अभी तक वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए कहा जाता है अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब पूर्ण हुआ है कि नहीं, इसका जानकारी आपको नहीं है। फिर है हेतु मदभूत, यानी इसमें किसी कारणवश क्रिया को पूर्णतया या अपूर्णतया दोनों का बोध कराता है। जैसे वह आता तो मैं जाता, इसमें कोई पूर्ण नहीं है। पूर्णतया कभी अगर वो आ गया तो आप चले जाइएगा, अगर नहीं आएगा तो बैठे रहिएगा, ठीक है ना, ये सब होता है। चलिए अब चलते हैं भविष्य में। यहाँ है भविष्य का, ठीक है। अब क्या है? भविष्य। अब जो है भविष्य को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब है भविष्य काल, यानी फ्यूचर टेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर। कहता है जिससे क्रिया भविष्य में होने का बोध होता है। भविष्य में जैसे मैं जाऊंगा, खाऊंगा, आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वह सोएगी, वह जाएगी, ठीक है। भविष्य में आने वाले समय में ये सब क्रिया घट सकता है, घटना घटेगा, क्रिया होगा, जिसको हम लोग भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। भविष्य के भेद, तो भविष्य के यहाँ पे भेद दिया, एक है सामान्य भविष्य। इसमें भविष्य में किसी साधारण क्रिया का होना, जैसे मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना, हम जाएंगे, वह खाएगा, वह आएगी, ठीक है ना। इसमें अब संभाव्य भविष्य, इसमें भविष्य में होने वाली क्रिया की
संभावना का बोध होता है। जैसे मैं जाऊं, तुम पढ़ो, ठीक है, मतलब क्या है, भविष्य में संभावना किया जा रहा है। क्या है, संभावना किया जा रहा है। ठीक है बाबू, चलिए, हाँ चलिए, अब समाप्त हो गया। अब वाच्य जो है, वाच्य अब हम लोग देखेंगे अगले दिन, ठीक है ना, अगले दिन ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वाच्य। क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग को रहेगा वाच्य, जिसको इंग्लिश में हम लोग वॉइस कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस, ठीक है ना। चलिए, तो अब जो है, अभी तक तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए बताइए। अभी तक हम लोग काल तक पढ़ लिए, 8 वो टॉपिक हम लोग का क्या हो गया, कवर हो गया, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रहेगा वाच्य, ठीक है। और पार्ट 2 में, इसमें हम लोग, हमको लगता है इसमें हम लोग को ज्यादा पार्ट 8 तक हम लोग को पढ़ना होगा। क्या है, पार्ट 8 तक नहीं, तो हमको लगता है पार्ट 6 तक पढ़ेंगे, ठीक है, 6 तक, जो कि आज का जो है पार्ट 1 है। क्या है, आज जो है आप देख रहे हैं पार्ट 1 है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी पार्ट 2 अपलोड होगा तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि हाँ ये पार्ट 2 है, और वहां से स्टार्ट होगा वाच्य। क्या होगा, वाच्य, ठीक है। आज नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बच्चे नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो लगभग 1 ही घंटा अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छा लगे, प्यारा सा कमेंट कर देना है, दोस्तों को शेयर कर देना है कि देखो ये सर कैसे पढ़ाते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो 8 बजे शाम में जरूर जुड़िए, हमसे मैथ पढ़िए, पूरा तोड़ के पढ़ाते हैं मैथ। इस साल जो है मैथ में मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट 94 नंबर लाया था मैथ में, और 2027 में हमारा टारगेट है 98 नंबर मैथ का, ठीक है। जहां से प्रत्येक चैप्टर का मैं थ्योरी देता हूं, ठीक है, फिर फुल कॉन्सेप्ट ऑल फार्मूला प्रूफ करता हूं, फार्मूला प्रूफ करने के बाद VBI प्रश्न, उसके बाद क्वेश्चन बैंक में जो 2011 से 2026 तक के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है उसको हम पूरा लाइव आकर सोल्व कराते हैं, पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप लाइव में एक बार जुड़ के देखिए, और फिर वहां से आप पूरे मैथ के बीमारी को खत्म करिए, ठीक है बाबू। तो मैं इतना ही कामना करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है बाबू। ओके बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।